अब डी और एफ को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, एनसीईआरटी बुक्स की अच्छी बात है, वो पहले ही लिख देता है कि हमें क्या समझना है इस चैप्टर में। उसको ये लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या क्लियर हो जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे वो होगा लर्न द पोजीशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पहले तो हमें ये कंफर्म करना होगा, वैसे बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी ठीक है। तीसरी चीज जो हमें समझनी होगी इसमें वो है appreciate the relative stability of various oxidation states in terms of electrode potential values। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, नया होगा। नेक्स्ट होगा describe the preparation properties and structure and uses of important compounds, और ये दो हैं, इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। K2Cr2SN CaMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड ग्रुप ट्रेंड इन देम। और जो लास्ट ऑब्जेक्टिव हो यहाँ पे हमें पढ़ना है, जिसको समझ भी लेना अच्छे से, वो है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज। इज इट क्लियर? उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल बिहेवियर के साथ शुरू करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। द D block of periodic table contains the elements of group 3 to 12, in which d orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods. ठीक है? The F block consists of elements in which 4f and 5f orbitals are progressively filled. तो 4f और 5f जब आने लगता है तो वो F ब्लॉक हो गए, ठीक है। और उसके पहले वाले सभी हम डी ब्लॉक की कैटेगरी में पढ़ते हैं। स्क्रीन सबको फुल दिख रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है स्क्रीन में? ओके, गुड। दे आर प्लेस्ड इन सेपरेट पैनल एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। द नेम्स transition metals and inner transition metals are often used for block D and F block elements respectively। मतलब कि डी ब्लॉक के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल का वर्ड यूज होता है, और एफ ब्लॉक के लिए इनर ट्रांजिशन मेटल वर्ड यूज होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एक बार आपको समझाया था। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, ये हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल है। तो शुरू में 2 पीरियड यहाँ पे होते हैं, ठीक, बाकी पी ब्लॉक यहाँ पे होता है, और बीच में क्या होता है, यहाँ पे डी ब्लॉक है। अब ये वाले जो हैं ये दोनों, ये क्या है, एस ब्लॉक है। और इधर वाले जो 6 होते हैं ये क्या है, पी। और बीच वाला जो है वो क्या है, डी। और ऊपर से नीचे आने पे ये 6 है और ये 7 पीरियड। तो 6th और 7th पीरियड यहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होगा लेंथानाइड और यहाँ होगा एक्टानाइड। 6th वाले में लेंथानाइड और 7th वाले में एक्टानाइड। अब क्योंकि ये 14 होते हैं, ये यहाँ पे तो हम बनाते नहीं हैं इन, क्योंकि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करता है, तो इसको हम नीचे की ओर फिर बनाते हैं। और नीचे इसके अलग से हम 2 पीरियड्स इस तरह से हम 6 और 7 बना लेते हैं, है ना। और फिर इनमें ग्रुप रहते हैं, तो ये 14 होते हैं नीचे वाले। और ये हो जाता है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट। नीचे वाला कौन होगा, एफ ब्लॉक। अब देखिए ये हो गया एस, समझ में आ रहा, और ये हो गया इस साइड में हो गया आपका पी। एस और पी के बीच में है कौन, डी। एस और पी के बीच में है। एस क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है।
पी क्या होते हैं? नॉर्मली नॉन मेटल्स होते हैं। आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले मैक्सिमम नॉन मेटल्स होते हैं। इन दोनों के बीच में है कौन? डी, यानी ट्रांजिशन हो। एफ ब्लॉक की पोजीशन हम चेक करेंगे तो एफ ब्लॉक क्या है कि इस डी के अंदर ही है और यहीं से निकल के सेपरेटली ये बाहर की ओर आ रहा है। मतलब कि डी के अंदर से ही एफ ब्लॉक निकल रहा है, तो ये क्या होगा? ट्रांजिशन के अंदर है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? इनर ट्रांजिशन। देयर आर मेनली 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पे टोटल 4 सीरीज होती हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। 3D सीरीज में कौन कौन पाए जाते हैं? तो SCN, स्केवेंडियम से लेके जिंक तक प्रेजेंट होता है। और इसको याद करने के लिए मैंने बताया था एक तरीका कि अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं इस वाले में, तो आपको टोटल 10 एलिमेंट्स मिलेंगे और उनको याद करने के लिए एक ट्रिक बताया था मैंने। SCTV करोड़ मने फेंको नीकू जन, है ना? SCTV करोड़ मने फेंको फेंको नीकू फेंको नीकू जन, है ना? यानी आप ये देख सकते हैं SC से ZN तक होते हैं। 4D सीरीज की बात करें तो Y से CD तक होते हैं। 5D सीरीज की बात करें तो लेंथानाइट से लेके मरकरी तक होते हैं। और 6D सीरीज की बात करें तो एक्टानाइट से लेके CN तक होते हैं, यानी AC to CN। The two series of the inner transition metals, जो इनर ट्रांजिशन है वहां पे 2 ही सीरीज होती हैं, 4F एंड 5F। तो 4F जो है वो सीजियम से, ये CE से LU तक होते हैं। एंड 5F जो होते हैं वो TH से LR तक होते हैं। और इसमें से जो पहला वाला होता है उसको लेंथेनॉइड्स कहते हैं और दूसरे वाले को एक्टिनॉइड्स कहते हैं। Originally, the name of transition metals was derived from the fact that chemical properties was transitional between those of S and P elements. यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। Now, according to IUPAC, transition metals are defined as metals which have incomplete d subshell either in neutral atom or in their ions। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जो कि 12th ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आप बना सकते हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इनका जो डी ऑर्बिटल होगा ना वो फिल होता है, लगभग पूरी तरह से भरा होता है। ठीक, तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ऑफ ग्रुप 12 हैव full D10 configuration, full D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation states, and hence are not regarded as transition metals। फिर से सुनिए कि इन तीनों को ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में हम नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे डी वाला क्या होगा? फुल होगा। ठीक है। However, being the end member of 3D, 4D, and 5D of transition series, respectively, their chemistry is studied along with the chemistry of transition metals। ठीक है। The presence of partially filled D and F orbitals in their atoms make transition elements different from that of the transition non-transition elements। ठीक है, तो नॉन ट्रांजिशन से ये डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं वो काफी वैरी करते हैं। Hence, transition
elements and their compounds are studied separately. ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कंपाउंड को इसीलिए हम एस या पी के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि डी और एफ ब्लॉक अलग से बना के हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। However, the usual theory of valence as applicable to the non-transition elements can be applied successfully to the transition elements also. यानी जो भी थियरीज हम एस और पी ब्लॉक के लिए यूज करते थे वो यहां भी हम अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस प्रीशियस मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दुनिया के सबसे महंगे धातु है ना, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, and industrially important metals like iron, copper, titanium belongs to the transition metal series। यानी डी ब्लॉक कितना इंपॉर्टेंट है आप इसी से समझ लीजिए। So in this unit we shall first deal with the electronic configuration, occurrence and general characteristics of transition elements with special emphasis on the trends in the properties of the first row, that is 3D के बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छे से पढ़ेंगे, along with the preparation and properties of some important compounds। ऊपर हमने पढ़ा कि क्या इंपॉर्टेंट होगा, ओके। तो हम अब डी ब्लॉक को शुरू करते हैं, दैट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में आया अभी तक की जो शॉर्ट स्टोरी थी, जो भूमिका बनाई गई इस चैप्टर को समझने पढ़ने के लिए, समझ में आया? कहानी आगे बढ़ाते हैं। इस बार कहानी है द ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट इज डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी तो अभी हमने ऊपर बात बात में ही समझ ली। पोजीशन कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलेगा, ऊपर मैंने एक टेबल बना के भी समझा दिया आपको। आइए अब पॉइंट वाइज, क्योंकि ये बुक में है तो हम इसको देखते हुए चलते हैं। द डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज अ लार्ज मिडिल section of the periodic table flanked between S and P blocks of the periodic table। फ्लैंक का मतलब है कि पाया जाता है, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा, है ना। तो फ्लैंक ऐसे ही कॉमन टर्म की तरह यूज किया, फ्लैंक बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक्स, यानी उसका स्थान कहाँ है, एस और पी के बीच में है। तो लिखा है द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल। ultimate energy level of atoms receive electrons, giving rise to Hello? 4 rows of the transition metals, that is 3D, 4D, 5D and 6D। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी पेनल्टीमेट वर्ड यूज हो तो लास्ट से जस्ट पहले वाला, लास्ट से जस्ट पहले वाला, जैसे मान लीजिए कि लास्ट अगर 10 है, लास्ट अगर 10 है तो पेनल्टीमेट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लास्ट अगर 5 है तो पेनल्टीमेट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कोई भी यहाँ पे कह रहा है कि पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल, यानी जो लास्ट एनर्जी लेवल होगा, मान लीजिए लास्ट एनर्जी लेवल 7 है, तो इसके ठीक पहले वाला कौन रिसीव करेगा भाई, 6 होगा। ये समझ में आ रहा है? तो लास्ट एनर्जी लेवल जो होगा उसके ठीक पहले वाले की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 4 रोज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स बनते हैं, 3, ये देखा हमने, ये फर्स्ट सीरीज के हैं, ठीक। और अगर आप इनके ग्राउंड स्टेट की बात कर लें तो इनके ग्राउंड स्टेट पे आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए एस सी टी वी करोड़ मने फे को नी कु जन। तो इधर से इधर आप याद करने के लिए आप क्या राइम बना सकते हैं, एस सी टी वी करोड़ मने फे को नी कु जन। मैं फिर से बोल देता हूँ, एस सी टी वी करोड़ मने फे को नी कु जन। मेरे ख्याल से अब तो अच्छे से याद हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहली सीरीज है जो आपको याद हो गई। इसमें यहाँ पे जो Z है, Z का मतलब यहाँ पे नंबर से है, इनका जो एटॉमिक नंबर होगा। तो यहाँ पे SC, ठीक है, 21,
Ti22, B23, Cr24, Mn25। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एनोमलस बिहेवियर ये शो करेगा क्रोमियम 24 वाला जो है, ठीक है। नीट वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब पूछ लिया जाता है कि कौन यहाँ पे क्या बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है, अफबाउ रूल को फॉलो या हुंड के रूल को फॉलो नहीं करता है, कुछ अलग ही रूल फॉलो कर लेता है अचानक से। इसके बाद हो गया Fe, यानी ये आयरन के लिए सिंबल है ना, फेरस फेरेट बोलते हैं ना। तो Fe26, CO27, Ni28, Cu29 एंड Zn30। अब फिर यहाँ पे जो Cu है ये भी एनोमलस बिहेवियर शो करता है अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ में दिया हुआ है 4s और 3d, जिनके अंतिम वाले ये देखिए 4s एंड 3d, ये ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से आप देख रहे होंगे तो 4s, ये s कौन सा है, 4 वाला है। तो लास्ट एनर्जी लेवल की बात करें, लास्ट वाला एनर्जी लेवल कौन सा हुआ, 4 हुआ है ना, लास्ट वाला कौन सा हुआ, 4 हुआ। अब पेनल्टी मट की बात कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिसीव करते हैं, पेनल्टी मट एनर्जी लेवल में। तो पेनल्टी मट एनर्जी लेवल इसके रिस्पेक्ट में कौन हुआ, 3/4 से पहले कौन आएगा, 3। तो 3d वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहे हैं। समझ में आ रहा था उस ऊपर जो पेनल्टी मट वर्ड लिखा उसका क्या मतलब है। तो पहले वाले में देखिए ये SC है और ये नंबर 21 है, इसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लेकिन 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये समझ में आया। उसके बाद 4s आप देख रहे हैं, 4s यहाँ तक वेनेडियम तक V तक ये पूरे भरे हुए हैं, 4s2 4s2 4s2, और ये सीक्वेंस में बढ़ता चला जा रहा है 1 2 3। और यहाँ होना क्या चाहिए था 4, यहाँ होना चाहिए था 5 6 7 8, है ना, और यह होना चाहिए था 9, और लास्ट में होना चाहिए था 10। सीरीज यही होनी चाहिए थी, लेकिन आप एक एनामलस पोजीशन देखेंगे क्रोमियम के साथ, तो मैंने कहा कि ये थोड़ा सा अलग बर्ताव करता है। यहाँ पे क्या हुआ, 4s1 हो गया, 4s1 हो गया, और 3d5 हो गया। अब d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हम भर ही सकते हैं, d में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं, ठीक है। तो 10 का जस्ट हाफ कितना हो जाएगा भाई, 5। तो अगर कोई एलिमेंट 5 भाई 4 के बजाय अगर ये 5 शो कर रहा है तो ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, और s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और अगर ये s1 हो जाए तो ये भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गया, है ना। तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि क्रोमियम, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे 4 होने की बजाय ये 5 हो गया, तो एग्जैक्टली हाफ फिल हो गया, और 4s1 हो गया तो भी एग्जैक्टली हाफ फिल हो गया। ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। नॉर्मल 2 और 4 के बजाय 1 और 5 हो जाने के बाद ये ज्यादा स्टेबल शो कर रहा है, इसलिए ये ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिख रहा है, एकदम अलग सा बनता हुआ, ठीक। इसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है, यहाँ पे 2 एंड 5 हो गया, यानी 4s2 3d5, इसके बाद 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, और उसके बाद फिर से एक एनोमलस बिहेवियर आएगा कॉपर का। नॉर्मल क्या होना चाहिए था, 4s2 3d9, नॉर्मल ये होना चाहिए था, लेकिन 9 के बजाय अगर ये 10 हो जाए तो ये एग्जैक्टली फिल वाली कंडीशन में आ जाएगा, और ये ज्यादा स्टेबल होगा। और 4s2 अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो यहाँ पे एक बचेगा, तो s2 था, इसका एग्जैक्टली हाफ फील्ड क्या हो जाएगा, 4s1। तो ये इस कंडीशन में ये भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो ये भी स्टेबल रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि कॉपर और क्रोमियम में थोड़ा सा चेंज आता है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड सीरीज को देखते हैं। अब मेरे ख्याल से ऊपर का जो आपने सीरीज देख लिया है उसके बाद आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए तो नहीं, है ना, अच्छे से दिख रहा है ये।
ओके, भाई उस चार्ट का एक्सप्लेनेशन है क्या? The electronic configuration of outer orbitals of zinc, cadmium, mercury and Cn, ठीक है, are represented by general formula n minus 1 n minus 1 d raised to the power 10 ns2, यानी d भी पूरा होगा और s ऑर्बिटल भी पूरा होगा। d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, s में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। The orbitals in these elements are completely filled in ground state as well as in their common oxidation state. अनकॉमन की नहीं बात कर रहे हैं, नॉर्मल कॉमन स्टेट की बात कर रहे हैं। Therefore, they are not regarded as transition elements. कौन है ना, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। The d orbitals of the transition element protrude to periphery of an atom more than अदर ऑर्बिटल्स, यानी एस और पी के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पेरिफेरी की ओर होते हैं। दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय सराउंडिंग एज वेल एज अफेक्ट द एटम्स और मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग देम। वो अगल बगल से प्रभावित खुद भी होते हैं और दूसरे अगल बगल के एटम को भी प्रभावित कर देते हैं। इन सम रेस्पेक्ट ions of given d n configuration, है ना, जो कि अगर n की बात करें तो 1 से लेके 9 तक, d10 की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये याद रखेंगे। d10 की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, d1 से लेके d9 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, यानी नॉर्मली उनकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। With partially filled d orbitals, these elements exhibit certain characteristic properties, such as display of variety of oxidation state, बहुत ज़्यादा oxidation state होगा, जिसकी वजह से formation of colored ion, जिसकी वजह से colorful ions बनते हैं, and entering into complex formation with a variety of ligands। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पटाखे होते हैं ना, क्रैकर्स, क्रैकर्स होते हैं पटाखे जो दिवाली में बजाते हैं, तो उसमें जो कलरफुल आप कहते हैं ना, बारूद कहते हैं उसे, तो जो कलरफुल कंपाउंड यूज होता है यानी जो कलर एमिट करने के लिए, वो इसी ब्लॉक से होता है, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना कलर। ये क्या करते हैं, ये कैसे होते हैं, कलर फॉर्मेशन करने वाले कंपाउंड्स होते हैं। The transition metals and their compounds also exhibit catalytic property and paramagnetic behavior. All these characteristics have been discussed in this unit. अभी अभी हम पढ़ते चलेंगे, आगे आगे आते रहेंगे। There are greater similarities in the properties of transition elements in a horizontal row in contrast to the non-transition elements। ठीक है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता था, वहां तो चेंज होती रहती थी प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे क्या, हॉरिजॉन्टल रो में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है इनके ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होते हैं। हाउ एवर सम ग्रुप सिमिलैरिटी also exist. We shall study the general characters, properties, and their uh, horizontal trends in horizontal rows, ठीक है। पर्टिकुलरली इन 3D रो हम 3D को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं। एंड देन कंसीडर सम ग्रुप सिमिलैरिटीज। हम 3D को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, और भला हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से, या कैन यू से दैट SC, दैट इज, इसको स्कैंडियम कहा जाता है, जिसका सिंबल SC बनता था, ठीक है। स्कैंडियम दैट इज Z इक्वल टू 21 is a transition element, but zinc
जिसका कि सिंबल लास्ट में आता था ना, Zn. जिंक Z इज इक्वल टू 30 इज नॉट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप किस आधार पे ये कह सकते हैं कि स्कैंडियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 21 है, वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, जबकि जिंक, जिसका कि एटॉमिक नंबर 30 है, वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मुझे लगता है इसका आंसर अभी अभी आपने ऊपर डिस्कशन में समझ लिया है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस तरह के छोटे छोटे आंसर बोर्ड में बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल्स, on the basis of incompletely filled 3D orbitals in case of scandium atom in its ground state 3D1। ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है 3D ऑर्बिटल्स ग्राउंड स्टेट में 3D1, इट इज रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि IUPAC का नया जो डेफिनेशन है उसमें इसी को हम यूज करते हैं। On the other hand, zinc atom has completely filled d orbital 3d10 in its ground state as well as in its oxidized state. Hence, it is not regarded as transition element. आंसर अच्छे से समझ में आ गया ना? कहीं कोई कंफ्यूजन?